अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना शिकरी। कौमी असेंबली में अपोजिशन लीडर की नामजदगी एक नए सियासी और आईनी इम्तिहान का पेशखेमा साबित हो सकती है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता अरकान असेंबली को आज़ाद करार देने के बायस असेंबली में अददी अक्सरियत के तयन और अपोजिशन लीडर की तकर्री के मामले पर आईनी और कानूनी एतराज़ात सामने आ सकते हैं। जहां अपोजिशन जमातें उम्मीद कर रही हैं कि इस नामजदगी की राह में कोई गैर जमहूरी रुकावट नहीं डाली जाएगी, वहीं हुकूमती अरकान का मौक़िफ़ है कि आज़ाद उम्मीदवारों की बुनियाद पर अपोजिशन लीडर का तकर्रुर पार्लिमानी रिवायात के मुनाफी है। ताहम वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह साहब का कहना है कि महमूद अचकज़ई साहब अपनी सोच को छोड़ने वाले इंसान नहीं, वो सियासी जमातों और सियासी डायलॉग पर यकीन रखते हैं, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिर्फ से बात करना चाहती है। देखना होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अचकज़ई साहब के पीछे चलती है या उनके पांव के नीचे से जमीन खींचती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सैयद नासिर हुसैन शाह साहब का कहना है कि महमूद खान अचकज़ई को अपोजिशन अरकान की अक्सरियत की हिमायत हासिल है, लिहाजा उन्हें कौमी असेंबली में अपोजिशन लीडर मुकर्रर कर दिया जाए। सोहेल आफरीदी साहब की भी इमरान खान साहब से मुलाकात करवा देनी चाहिए। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर खान साहब ने महमूद अचकज़ई साहब की तकर्री को एंडोर्स तो किया है, लेकिन वो पहले दिन से ही ये मौक़िफ़ रखते हैं कि साबिक अपोजिशन लीडर्स उमर अयूब खान साहब और शिबली फराज साहब की नाअहली के फैसले को हर फोरम पर एक्सरसाइज करने के बाद ही नए अपोजिशन लीडर्स की तकर्री की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया टॉक करते हुए उनका कहना था कि इलेक्शन कमीशन ने एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पर उनको डी नोटिफाई किया था, हम हाई कोर्ट गए लेकिन हमें नहीं सुना गया। सुप्रीम कोर्ट आया हूं कि हमारे केस को जल्द अज जल्द सुना जाए। उधर पीपल्स पार्टी और नून लीग के माबैन लफ्जी गोलाबारी और बयानबाजी का सिलसिला रोकते नहीं रुक पा रहा। नून लीग के इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन से मुताल्लिक झूठे दावे और एंटी स्मोक गन्स जैसी पॉलिसीज को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत खूब आड़े हाथों ले रही है। नून लीग उस पर तो बहरहाल कोई खास रिस्पॉन्स नहीं दे रही, लेकिन लीगी क़यादत से अपनी इत्तेहादी पीपल्स पार्टी की हल्की सी तनकीद भी बर्दाश्त नहीं हो रही। वजीर इत्तलात पंजाब आजमा बुखारी साहिबा ने पंजाब में पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हसन मुर्तजा साहब के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि पीपल्स पार्टी के पंजाब से हारे हुए कुछ लोगों को उनकी जमात इक्तदार में बैठी अच्छी नहीं लग रही। हसन मुर्तजा क़यादत के खिलाफ साजिश कर रहे हैं, उनके बयान का नोटिस लिया जाए। मदर जरदारी और बिलावल भुट्टो को मांगनी चाहिए जिनके कंट्रोल में ऐसे लोग नहीं। हसन मुर्तजा साहब ने ऐसा क्या कहा था लीगी क़यादत जिस पर सीख पा नजर आ रही है, आइए आपको सुनवाते हैं। माफियों का जहाँ तक ताल्लुक है तो माफिया तो हमने COD पे जो मियाँ साहब ने मांगी, जो वो एहतसाब रहमान ने मांगी, हमने तो वो माफ कर दी। सिस्टम को डीरेल तो एक लम्हे में किया जा सकता है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चूंकि इस मुल्क के अंदर कुर्बानियां देकर इस सिस्टम को बहाल करने में कामयाब हुई, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज वो इस पोजीशन में नहीं, ना वो नजरियाती हैं ना वो सियासी हैं। पीपल्स पार्टी के गवर्नेंस से मुताल्लिक तहफ़्फ़ुज़ात अपनी जगह दुरुस्त मालूम होते हैं, क्योंकि आज ही वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारर साहब का कहना है कि हमने ऑफिसेज बनाए, कमीशंस बनाए, लेकिन जब तक राइट मैन फॉर द राइट जॉब नहीं होगा चीज़ें ठीक नहीं हो सकती। कमीशंस बनाए, ऑफिसेज इस्टेब्लिश किए, लेकिन जब राइट मैन फॉर द राइट जॉब, राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब होगा तो चीज़ें बिल्कुल ठीक होंगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सूबाई हुकूमत गवर्नेंस के हवाले से फैसला साजी में बहरहाल सुस्त रवि का शिकार नजर आती है। ऑपरेशन से लेकर बुलेट प्रूफ गाड़ियों तक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी साहब और वफाक आमने सामने है। आफरीदी साहब ने जिन बुलेट प्रूफ गाड़ियों को लेने से इनकार कर दिया था, वही गाड़ियां वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती साहब ने वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब से महज ट्वीट्स के तबादले में हासिल कर ली। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ताहाल काबीना की तश्कील से आ रही है। ज़राए बताते हैं कि वज़ीर आला पर पार्टी के अंदर से दबाव है, स्पेशली जो सूबाई अरकान है उनकी जानिब से ये प्रेशर डाला जा रहा है कि काबीना में गैर मुंतखब लोगों को शामिल ना किया जाए। एक तरफ सोहेल आफरीदी साहब वो दबाव बर्दाश्त करें और दूसरी तरफ वफाक से भी उन पर एहतजाजी सियासत से दूर रहने का दबाव डाला जा रहा है। वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर सेनेटर राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि सोहेल आफरीदी वो शख्स है जो उस ग्रुप की सरबराही करते थे जिसके पास असलहा और आंसू गैस होता था। इन तमाम चीज़ों को दिमाग में रखते हुए उनका शाफी और मुकम्मल एहतमाम होगा। ताहम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा के सदर जुनैद अकबर साहब ने सवाल उठाया कि हमारे पास ऑप्शन क्या है, हमें कोर्स नहीं मिलती, रियासत ने हमें दीवार से लगाया हुआ है, हमने दोबारा एहतजाज में जाना है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सबसे बड़ा अलविया यह है कि किसी भी इशू पर यह आपस में अलाइंड ही नहीं नजर आती पार्टी। जहां जुनैद अकबर साहब एहतजाज और हुकूमत के साथ बातचीत के इशारे दे रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा साहब और PTI सिंध के सदर हलीमा आदिल शेख साहब मुल्की अवामी राब्ता मुहिम का आगाज और नवंबर के दौरान कराची में बड़ी अवामी रैली निकालने का ऐलान कर रहे हैं। वहीं चेयर बैरिस्टर गौहर खान साहब का कहना है कि नवंबर में इमरान खान साहब ने किसी एहतजाज का ऐलान नहीं किया
और ना ही हुकूमत या एस्टैब्लिशमेंट से किसी किस्म की बात हो रही है। आइंदा इस नवंबर में, आने वाले नवंबर में किसी एहतजाज का अभी तक खान साहब ने कोई ऐलान नहीं किया, इसलिए कोई ऐसा ऑन द कार्ड नहीं है। बैकडोर चैनल किसी से भी नहीं, ना हुकूमत के साथ ना एस्टेब्लिशमेंट के साथ। हमें इस वक्त स्टूडियोज में ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ साबिक सूबाई वजीर तैमूर सलीम झगड़ा साहब। झगड़ा साहब अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। हमारे साथ पैनल में मौजूद हैं वजीर आजम के कोऑर्डिनेटर सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज इख्तियार वली खान साहब। इख्तियार साहब अस्सलाम वालेकुम, आपका भी बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। झगड़ा साहब, गुफ्तगू का आगाज आपसे, चूंकि आप स्टूडियो में भी मौजूद हैं। ये जो मामला है वफाक और खैबर पख्तूनख्वा के दरमियान, जो एक ऐसी लड़ाई ऑपरेशन से शुरू होती है, बुलेट प्रूफ गाड़ियां वापस कर दी जाती हैं। आज वही गाड़ियां वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती साहब उसकी रिक्वेस्ट करते हैं, मोहसिन नकवी साहब एक ट्वीट के जरिए उनको अप्रूव कर देते हैं। ये मामला किस तरफ लेके जाना चाह रही है सूबाई हुकूमत भी झगड़ा साहब? सूबाई हुकूमत तो मेरे ख्याल में एक नई बिगिनिंग चाहती है, लेकिन ताली दो हाथ से बचती है। सबसे पहले जो है ये हाइब्रिड फॉर्म 47 हुकूमत ने कहा कि सुहेल अफरीदी चीफ मिनिस्टर नहीं बनेगा, बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में कहा, एक यंग नौजवान को टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया, फिर पता नहीं कौन कौन से ऑप्शंस जो हैं वो टेबल पे रखे, पब्लिकली कहे और लोगों से कहलवाए, गवर्नर रूल। कल भी कह रहे हैं कि वो जो ग्रो आता था, जत्था आता था, उसकी सरबराही वो सलाह आंसू गैस शेल्स वगैरह जो लेकर आता था, उसकी सरबराही सुहेल अफरीदी देखिए, मैंने बहुत पहले जो है वो कह दिया था कि ये एक नई शुरुआत हो सकती थी। सुहेल अफरीदी को तो आप चीफ मिनिस्टर बनने से नहीं रोक सके, लेकिन जो एटीट्यूड एक कन्फ्रंटेशन का है वफाकी हुकूमत का कि जो हम कहें वो आपने करना है, हम कानून तोड़ेंगे लेकिन आप हमारे मोहताज होंगे, तो आई एम सॉरी, ये फिर जो है सवाल यहाँ से नहीं बनता। जहाँ तक इन गाड़ियों की बात थी, इनका एक सही तरीका था, एक नया चीफ मिनिस्टर आया था, उनसे वफाकी हुकूमत जो है वो कोऑर्डिनेट करती, उनको कहती कि हम आपको गाड़ियां देना चाहते हैं। देखिए, इट वाज इन बैड टेस्ट। नहीं, लेकिन सीएम साहब को खुद भी फिर अपने जो उनके सूबे के अंडर जो अफसरान हैं उनके साथ भी कोऑर्डिनेशन पर सवाल जरूर उठ रहा है, क्योंकि वही आईजी साहब जब इजलास में जो कि शायद जब आप सरकारी अफसरों को बार बार ये सिग्नल देते हैं कि जिनको आपको रिपोर्ट करना चाहिए उनको रिपोर्ट ना करें, तो वो तो आपको पता है कि वो तो मतलब तनख्वाह लेते हैं, और पाकिस्तान में जब आप सरकार से तनख्वाह लेते हैं तो यू लुक टुवर्ड्स पावर रादर देन टुवर्ड्स व्हाट्स राइट। मैं बार बार आल्सो बी फेसिंग द सेम इश्यूज दैट देखें, इश्यूज तो होंगे। आई होप ही विल नॉट मेक द सेम मिस्टेक्स, बट एक सिंपल सी मेरी जो है वो एडवाइस है, एक वफाकी हुकूमत को, एक सूबाई हुकूमत को। वफाकी हुकूमत को तो मैं ये कहूँगा कि स्क्रैप गाड़ियों के बजाय आपको इतनी परवाह है, आए बैठें और देखें कि क्या ड्यूज़ हैं आपके खैबर पख्तूनख्वा को, कबायली अजला के क्या ड्यूज़ हैं, NHP के क्या ड्यूज़ हैं, आके दें। और सुहेल अफरीदी साहब को मेरी ये एडवाइस होगी, सिंपली स्टे विद इन द लॉ, और विद इन द लॉ आपने नरम कदम लेना है, सख्त कदम लेना है, वो आप लें। एक्सपोज यही लोग होंगे जो कि हर रोज कानून तोड़ते हैं। सर, वो अपनी पहली तकरीर में अगर सुहेल अफरीदी साहब ये कहेंगे मैं एहतजाजी सियासत का चैंपियन हूं, तो कॉन्फ्रंटेशन का आगाज तो बहुत लोग अच्छी बिगिनिंग के लिए एक बहुत सिंपल स्टेप है ना, एक चीज में देखिए, सॉरी, ये एक यहां से फंडामेंटल शुरू होता है। पूरी दुनिया को पता है कि पार्टी के सरबराह, पार्टी के बानी इमरान खान साहब हैं। कौन सा कानून रोकता है सुहेल अफरीदी को, एक चीफ मिनिस्टर को, जो दूसरी सबसे बड़ी पोस्ट है पूरे मुल्क में, कि वो जाके पेट्रन इन चीफ से इमरान खान साहब से मिले ताकि हुकूमत साजी जाए। इससे बेहतर से ये सिग्नल देना, फिर हम पे इल्जाम लगाएं। साहब, क्यों नहीं कोई सिग्नल आ रहा वफाक की तरफ से, एक ताउन का, सूबे के साथ एक ताउन करके आप लोग चलना चाहते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी का मुजाहरा करना चाहिए। झगड़ा साहब कह रहे हैं नई शुरुआत, कानून फॉलो करें, नई शुरुआत होनी चाहिए थी, जो अब तक शायद झगड़ा साहब और उनकी पार्टी नहीं उनको नजर आ रहा कि आप लोग की तरफ से कोई भी फ्लेक्सिबिलिटी हो। वो कहते हैं अगर इतने ही सीरियस हैं, बुलेट प्रूफ गाड़ियां छोड़े, आप केपी के ड्यूज के हवाले से बात कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया अलीना शिगरी। सबसे पहले तो देखें कि मेरे ख्याल में जब इलेक्शन होता है, कोई सीट खाली होती है, तो उस पर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज सेम अपनी कुव्वत और पूरी कुव्वत के साथ वो कोशिश करते हैं कि हमारी पार्टी का बंदा है और हम जीत जाएं।
ठीक है, आपने कुछ जैसे भी गेम की, आपका सीएम बन गया। अब पॉलिटिकल पार्टीज आपको मुबारकबाद दे न दें, लेकिन स्टेट के सरबराह प्राइम मिनिस्टर ने, जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ पाकिस्तान है, उन्होंने आपको मुबारकबाद के लिए कॉल की, तो दैट वाज एन आइस ब्रेकिंग मोमेंट, और वहां से आइस को ब्रेक होना चाहिए था। फिर उसके बाद मीटिंग हुई और उसमें टेररिज्म की बात थी, फ्लड की बात थी, और इसके अलावा गंदम की और आटे की बात थी। और आप कहते हैं कि मैं इस्लामाबाद में मौजूद हूं लेकिन मैं मीटिंग में नहीं आऊंगा। देखिए, ये बड़ी, इसमें कोई रॉकेट साइंस है नहीं, ये बड़ी आसान सी बात है। आपका इश्क इमरान है या जो भी है या सियासत है, उसको रियासती कामों पर, मुल्क की मफाद पर, अवामी मफाद पर हावी नहीं आना चाहिए। जो आपकी पॉलिटिकल वफादारी है वो अपनी जगह पर रहे, जो आपकी वाबस्तगी है वो अपनी जगह पर रहे, मुकद्दम है आपके लिए। लेकिन हमारे लिए रियासती और मुल्की जिम्मेदारियां उससे ज्यादा मोहतरम और मुकद्दम है। आपने उस मीटिंग को ही स्किप कर दिया, आप उसमें नहीं आए। दैट वाज, आई थिंक दैट वाज अ बिगर मिस्टेक। चलिए ठीक है, हमने कहा नए बंदे हैं, पहली बार आए हैं, तो हो जाता है, इस तरह भी हो जाता है। नहीं, लेकिन इख्तियार साहब, प्लीज अलाउ मी टू आस्क यू कि इसमें बुराई क्या थी कि अगर वो अपने लीडर से मिलकर मशावरत करना चाहते थे, क्या माजी में पूरी कैबिनेट को समन नहीं किया जाता था लंदन? मियां साहब से रहनुमाई और मियां साहब से मशावरत के बाद ही फिर फैसले किए जाते थे। मूल रियासती फैसले उस वक्त भी लंदन से हो रहे थे जब पूरी काबीना चली जाया करती थी। देखिए, अगर मियां साहब का केस ले लें तो वो उस वक्त लंदन में थे, ये इस वक्त पाकिस्तान में है और अडियाला जेल में। इनसे मुलाकात, इनकी सिक्योरिटी के मसाइल वो कुछ और हैं, नवाज शरीफ के उस वक्त कुछ और थे। और ये बात दुरुस्त है इख्तियार साहब सॉरी जी, एक चीज वैसे इन्होंने कहा, वो जो आयरनी थी ना, जब शहबाज शरीफ साहब ने फोन किया और चीफ मिनिस्टर अडियाला के बाहर थे और उन्होंने कहा खैर मुबारक, लेकिन मुझे अंदर मिलने तो दें, तो क्या शहबाज शरीफ की मजबूरी थी? उन्होंने इजाजत लेनी थी, उनके पास इख्तियार नहीं है? मतलब वहीं से वाकई जो है ये सारे दरवाजे जो है वो कोलैबोरेशन के खुल सकते हैं। जी इख्तियार साहब, ये मतलब बात एक दूसरे को लताड़ने के लिए अगर आप करते हैं तो आप जरूर कीजिए, लेकिन इसका हकीकत से कितना ताल्लुक है ये आप अकेले में, आपको भी पता है और मुझे भी पता है। प्राइम मिनिस्टर जब आपको मुबारकबाद के लिए कॉल करता है और आप बोलें कि मैं अडियाला जेल के बाहर खड़ा हूं और मुझे मिलने की इजाजत दी जाए, ये कोई बात नहीं है। मेरे ख्याल में यही इनकी बड़ी वो है, इनको नहीं पता कि कहाँ पे जाके कौन सी बात करनी पड़ती है। ये अगर ये मुझसे ही कह देते तो शायद मैं ही इसका कोई मसला निकाल लेता। तो वो आपसे मैं कह रहा हूं ना, आप अभी आपसे कह रहे हैं कि लिस्ट में नाम डाल देते हैं, वो आपसे अभी कह रहे हैं। कह रहा हूं कल नाम डाल देंगे, आप हमारे साथ चलें, क्योंकि आपके जेलर्स का पता नहीं होता ना। ये कुछ आपके अपने मामलात भी ज्यादा अच्छे नहीं है। बहरहाल आप दरखास्त लिखिएगा, अपने लिस्ट में नाम डाल दिए, जो आपके पार्टी के सेक्रेटरी जनरल बनाते हैं, चेयरमैन बनाते हैं, तो 2 जगहों से यहाँ से नाम आपने डालना है, मैं उसको आपका सपोर्ट कर देता हूँ। और तीसरी जगह जो है वो फिर खान साहब की है, वहां पर पिक एंड चूज करना और उसमें सिलेक्शन करना वो उनकी है, उसकी मैं गारंटी नहीं ले सकता। कभी कभी वो अलीमा खान से भी मुलाकात से इनकार कर लेते हैं, और कभी कभी वो जो आपके साबिक वजीर आला थे अली अमीन गंडापुर, उनसे भी मिलने से इनकार ही हो जाते थे। तो वो जिम्मेदारी मेरी नहीं है, वो आप कर लीजिए और 2 जगहों से आप नाम डाल दीजिए, मैं आपको प्रोसेस कर दूं, मैं सपोर्ट करूंगा। और कभी अलीना शिगरी से भी मिलने से इनकार कर वो तो देते हैं अकॉर्डिंग टू मीडिया को तो उन्होंने बार किया हुआ है, वो मीडिया का बार किया हुआ है। देखिए, मैं सिर्फ एक और कमेंट जो है वो जरूर आपकी, अगर आप उस पर सुनना चाहें तो मुझे ये बताइए कि जो बुलेट प्रूफ गाड़ी होती है उसकी तो ये कोई एक्सपायरी डेट तभी होती है जब कोई थर्ड पार्टी उसकी इंस्पेक्शन होती है और वो कहें कि ये जायदुल मियाद है या ये करामत नहीं रही। मुझे बताइए कि बिना देखे आपके चीफ मिनिस्टर के पास ऐसी कौन सी खासियत है, ऐसा कौन सा आला है जब वो कह सकते हैं कि ये बुलेट प्रूफ गाड़ियां जो हैं ये गैर करामत है और नकारा हो चुकी हैं। वही गाड़ियां बलूचिस्तान की गवर्नमेंट
वसूल करती है प्यार से, खुशी से। ये आपका कोई कर्ज नहीं था। पर क्या वो तो पता वो वफाक रिफर्बिश गाड़ियों के हवाले से उस पे एक अलग कॉस्ट आए और फिर वफाक से जो है वो नहीं, फिर नहीं, इसका दरख्वास्त सिंपल की जाए। आंसर है। देखिए, ये सब्जेक्ट चेंज करके जो है वो नहीं कर सकते। आपको divert डेरा लोगों नहीं की तरफ कर से एक सकते। अच्छा मैंने जेस्चर आया है already कल उनका हाँ। नहीं, देखिए, अच्छा जेस्चर आता अगर सोहेल नकवी, सॉरी, मोहसिन नकवी, मोहसिन नकवी जो है वो नए चीफ मिनिस्टर को फोन करते, उन्हें कह दे कि हमारे पास ये गाड़ियां हैं या आपके आईजी ने ये गाड़ियां मांगी हैं या जो भी वो है, हम आपको एज ए गुडविल जेस्चर देना चाहते हैं। पेशावर पहुंच के जो है वो स्क्रैप गाड़ियों की चाबियां देख के, ये पॉइंट स्कोरिंग है। एट अ टाइम जब आपने हमारे रेस्क्यू का सामान भी रखा है, एट अ टाइम जब आपने हमारे 300 अरब रुपए भी रखे हैं जो आप IMF को पर वो फिस्कल आप कह रहे हैं डेफिसिट में पॉइंट स्कोरिंग दिखाते उनकी हैं। तरफ से, आप भी इनकार करके हर चीज को कंट्रोवर्शियल नहीं, बनाया जा रहा है ना। आई थिंक देखिए, एक प्रिंसिपल का स्टैंड था। अगर एक प्रिंसिपल का स्टैंड ना होता, आई वुड बी द फर्स्ट पर्सन टू क्रिटिसाइज दैट। पर कल वो स्टेट मिनिस्टर इंटीरियर तलाल चौधरी साहब कह रहे हैं सोची समझी साजिश के तहत इनको लेकर आया जा रहा है। मैं इख्तियार वली साहब की बात जो है वो सुन सकता हूं, क्योंकि इनके 100 वोट 1000 नहीं बने। चाहे तलाल चौधरी हो, चाहे कोई सेनेटर इलेक्टेड हो, चाहे जो है वो PMLN में कौन हो, किस चीज का लेक्चर हमें देगा? जो जब आईने में देखता है तो उसे पता है कि उसके 10 वोट जो है वो 1000 बन चुके। वो बाय द वे अभी इख्तियार साहब आपके तरफ भी उन्होंने इशारा करके कहा था बल्कि कि आपके खुद के हालात जो है वो बहुत सही बेहतर नहीं है। पता नहीं इख्तियार साहब को कैसे जो है वो पता होता है कि किसके हालात कैसे हैं या नहीं है। जरूर इन्होंने परवेज खटक साहब से जो इंटीरियर एडवाइजर है उनसे पूछा होगा कि कैसे। राइट, पर जगह साहब मुझे ये जरूर बताएं क्योंकि जो हालात हैं वैसे तैमूर भाई, परवेज खटक की जितनी शागिर्दी आपने की है ना उतनी उसकी किसी ने नहीं की है। आपके वो लेकिन एडवाइजर वो आपके हुकूमत में बने हैं जी। जब हमारे एडवाइजर हैं लेकिन आपके वो बॉस थे। नहीं, मेरे बॉस नहीं थे। मैं उस वक्त जो है वो सियासत में ही नहीं था। आपके थोड़े से फैक्ट्स गलत हैं, जैसे आपने नवाज शरीफ के बारे में गलत फैक्ट्स कहे। नवाज शरीफ के बारे में भी सिर्फ एक फैक्ट लोगों को पता है, वो सदीकी वदीकी का नहीं, वो ये फैक्ट उनको जरूर पता है कि उनके जिस पोलिंग स्टेशन पे 100 वोट थे, सिफर लगा के वो 1000 हो गए। इस फैक्ट से जो है वो कोई डिनाई नहीं कर सकता। was defense minister and he was the one who appointed your chief minister and you have been working in the cabinet of that time chief minister Mahmood Khan। सर, आपको पता है आइन में सूबाई हुकूमत का वफाकी हुकूमत से कोई इस टाइप का जो है वो नहीं होता। हाइब्रिड रजीम में हो सकता है, जमहूरी रजीम में नहीं होता। अच्छा, यहाँ पर एक ब्रेक मुझे शामिल करनी है, कहीं मत जाइएगा नाज़रीन, डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। कैबिनेट, क्योंकि केपी की कैबिनेट की फॉर्मेशन होनी है जगरा साहब, और अपेरेंटली बहुत बाज़गश इस हवाले से भी है कि आपका नाम भी उस कैबिनेट में होगा, बट ताहाल ऐलान नहीं हो पा रहा है। इतने दिन गुजर चुके हैं अपॉइंटमेंट के बाद भी सीएम साहब के। कुछ ये बातें भी होना शुरू हो गई हैं कि जो सूबाई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सूबाई अरकान हैं उनकी तरफ से वज़ीर आला सोहेल आफरीदी साहब पे बड़ा प्रेशर है कि गैर मुंतखब अफराद को इस काबीना में शामिल ना करें, और बाकायदा तौर पर आपका नाम भी, कामरान बंगश साहब का भी नाम लिया जा रहा है कि अगर तो शामिल किया जाएगा इनकी इंक्लूजन पे मज़ाहमत होगी। ऐसी इतलात आप तक आ रही हैं? बिल्कुल ना करें जी। मैं कैबिनेट पे ज़्यादा बात नहीं करना चाहता। मेरे ख्याल में चीफ मिनिस्टर के पास उनका 100-200% इख्तियार होना चाहिए कैबिनेट का। लेकिन जब तक मुलाकात नहीं होगी तब तक कैबिनेट, देखिए, ऑब्वियसली उन पे बहुत से MPAs का प्रेशर कह दें या बहुत से MPAs का डिज़ायर कह दें कि वो है कि वो कैबिनेट में जाएं। ऑब्वियसली उनमें से लोगों के गिले होंगे, तो जो उनकी ये ख्वाहिश है कि वो इमरान खान से एक बार डिस्कस कर लें ताकि सूबे में गवर्नेंस जो है वो चल पड़े, ये तो वफाकी हुकूमत के भी फायदे में। इख्तियार साहब, हर जगह पे बहास खड़ा करना आप लोग अफोर्ड भी नहीं कर सकते हैं। इत्तेहादी भी, पीपल्स पार्टी अब तक बिल्कुल काबू में नहीं आई है। उधर केपी की सूरत हाल के हवाले से भी मुसलसल जो एक फायर मोड में नजर आ रही है वफाक, वो भी जारी है। दूसरी तरफ बैरूनी सतह पे भी, जिस तरह जगरा साहब भी कह रहे हैं, वो भी मामला जो है वो कंप्लीटली काम नहीं नजर आ रहे। सो इतने सारे महाज पे किस तरह से आप लोग लड़ सकेंगे? और अभी भी राना सनाउल्लाह साहब की गुज़िश्ता रोज की भी गुफ्तगू में सुन रही थी, जब वो कहते हैं कि जी ये अगर दोबारा एहतजाज की तरफ आए तो फिर इनका शाफी और मुकम्मल एहतमाम होगा। तक आपने मुलाकात की बात की तो मुलाकात इनकी हो जाएगी, वो जल्दी हो जाएगी, इसमें कोई ज्यादा देर नहीं है। लेकिन मुलाकात के लिए जो है इनको ज्यादा इतना रुकना भी नहीं चाहिए था। और मुझे समझ नहीं आती है, ये पार्टी में वानी के अलावा इतने बहुत सारे लोग हैं
ये जो चेयरमैन आपने बिठाया हुआ है, कोई जाके उससे मुलाकात कर लें, कोई आपका वाइस चेयरमैन है उससे भी मिल लें, कोई एक पार्टी का आपका प्रेसिडेंट है उसका नाम परवेज इलाही है उससे मिल लें, कि वो आपके पंजाब के गवर्नर थे, मुलाकात करनी थी तो उसकी भी जरा एक मुलाकात कर लें। कोई आप जाएं डॉक्टर यास्मीन राशिदा की भी खबर ले लें, कोई कुरैशी साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब को मिल लें। आपको एक ही बंदा मुलाकात के लिए मिला है, बाकी से किसी मिलना ही नहीं है आपने। No, but they बाकी say, सब लोगों इख्तियार को साहब, आपने- they say that the direction actually has to come from the founder of the party. वो बानी की तरफ से ही आएगी। नहीं, मेरे ख्याल में हम तो ये समझते हैं कि नवाज शरीफ साहब इवन व्हेन ही वाज इन जेल, व्हेन ही वाज इन एग्जाइल, तो उस वक्त तो हमारी पार्टी के चेयरमैन जो थे वो राजा जफरुल हक साहब थे और हम तमाम डायरेक्शन उन्हीं से लेते थे। और जो जुनेद अकबर साहब वो भी तो बात मैंने कर रहे हैं कह कि दी। एक एहतजाज की तरफ, वो कह रहे हैं अगर स्पेस नहीं मिलेगी हमें, रियासत ने हमें दीवार से लगाया हुआ है, तो हमने दोबारा एहतजाज की तरफ जाना है। आइए, वेलकम, आप एहतजाज कीजिए। एहतजाज तो अच्छी चीज है, डेमोक्रेटिक कल्चर में, जमहूरियत में करने भी तो दीजिए आप इनको एहतजाज। तो एहतजाज करें ना, कत्ल मुकातले ना करें, लोगों को ना मारें, यहाँ पे आग ना लगाएं, कब्रें ना खोदें, पीटीवी पर हमले ना करें, पार्लियामेंट में ना घुसें, ये काम ना करें तो आपको एहतजाज बिल्कुल, आप जिस चौक में आते हैं जरूर आइए, नारा लगाइए, जोर से लगाइए, कुव्वत से लगाइए, काली पट्टी बांधे, लेकिन बंदूकों के साथ नहीं आएंगे, और असला आतिशीन के साथ नहीं आएंगे। इसके साथ आएंगे तो फिर उसके नताइज भयानक ही होंगे, वो गलत होंगे। और इख्तियार साहब, ये जो पीपल्स पार्टी कह रही है कि सिस्टम को डिरेल करना एक लम्हे की बात है। डेफिनेटली एक ही मिनट की बात है, एक लम्हे की बात है, उसमें तो कोई दूसरी बात नहीं है। वो लेकिन रेल वो में आपको आप मोहलत दे रहे हैं कि आप थोड़ी बेहतरी गवर्नेंस के हवाले से कुछ बेहतर इकदाम ले लेकिन लीजिए। रेल में अकेले हम थोड़ी बैठे हैं, वो भी बैठे हैं, तो जिस जहाज में वो खुद बैठे हैं वो उसको कैसे डुबोएंगे? मुझे तो ये समझ नहीं आएगी। राइट। मैं आखिरी सवाल जगरा साहब, अचकजई साहब के हवाले से कहा जा रहा है कि जी लेट्स सी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अचकजई साहब के पीछे जो है वो चलती है या उनके पाँव के नीचे से जमीन खींच लेती है। मैं जी एक कैंपेन शुरू हुई है अचकजई साहब के खिलाफ। एक वक्त में इमरान खान साहब के भी उनके साथ इख्तलाफात रहे थे, लेकिन मुझे ये बात नहीं समझ आई। वैसे ये कैंपेन वहीं से शुरू हुई थी तैमूर भाई, नहीं, वहाँ से नहीं जब शुरू इमरान हुई ना, खान वहाँ से नहीं शुरू हुई। अब आप मुझे ये बताएं, जिस वक्त वो धरने में इनके साथ पार्लियामेंट में खड़े हों तो उस वक्त वो जमहूरियत के चैम्पियन हैं, और आज जो है जो उनके खिलाफ, उनकी बेटी के खिलाफ जो कैंपेन हो रही है, तो जो कर रहा है उसको शर्म नहीं आती? देखें, हमें इस रियासत में, इस फेडरेशन में, हमें इस रियासत में बोलने दे इख्तियार साहब, हमें हर किस्म की आवाज़ चाहिए। बिल्कुल। कुछ जो है वो ज़्यादा प्रो सेंटर होंगे, कुछ नेशनलिस्ट होंगे। जब हम इन आवाज़ों की नहीं सुनेंगे तो पाकिस्तान कमज़ोर होगा। इन आवाज़ों से फिर ज़्यादा लेफ्ट पे वो लोग जाते हैं जो पाकिस्तान तोड़ना चाहते हैं। सो आप लोग सपोर्ट करते हैं, और इवन हमने सपोर्ट क्या किया है? हमने दस्तखत करके वहाँ पे दस्तखत करके बिल्कुल भेजा। वो कर दिया। और इख्तियार साहब, आखिरी कमेंट ब्रीफली, क्योंकि राना साहब भी कह रहे हैं, राना सनाउल्लाह साहब, कि अचकजई साहब अपनी सोच को छोड़ने वाले इंसान नहीं है। वो सियासी जमातों से डायलॉग पर यकीन रखते हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगरचे वो समझते हैं कि उनसे डायलॉग करना चाहती है जिनके पास इख्तियारात हैं। एग्जैक्टली, मेरे ख्याल में राना साहब जो है ही नेल्ड इट। चकजई साहब जो हैं वो कभी भी वो उस बात को सपोर्ट नहीं करते जो इमरान खान मुमकिन है तौर पे स्पीकर साहब की तरफ से अचकजई साहब के नाम के हवाले से एक पॉजिटिव हम एक रिस्पांस की तवक्को रखें। जरूर रखिए। और दूसरी बात आपको बताऊं कि अचकजई साहब के खिलाफ कैंपेन आज से नहीं, उस वक्त से शुरू हुई थी जब इमरान खान ने इस्लामाबाद के जलसे में वो अपना दुपट्टा अपने सर पे डाल के ऐसे आधा मुंह छुपा के ना उनकी नकल उतारी थी, वहां से कैंपेन शुरू हुई थी। और मुझे अभी तक याद है कि मैं अचकजई साहब के साथ मेरी तस्वीर बनी थी, वो मैंने सोशल मीडिया पे शेयर की। तैमूर साहब की जो पार्टी है पीटीआई, तो उसके एक एक बंदे ने वहां पर आकर मुझे भी गद्दार कह दिया, वो तो था ही गद्दार। तो ये इसकी समझ नहीं आती है कि आप क्या क्राइटेरिया, ये जो वफादार का है और गद्दार का है, ये कब होता है? मतलब आपके पास हो तो बंदा ठीक होता है, आपके सामने खड़ा हो तो बंदा बड़ा गलत। चलिए, वो वैसे अचकजई साहब ने भी खुद भी कहा कि सियासी इख्तिलाफात अपनी जगह। बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस इख्तियार साहब, झगड़ा साहब, थैंक यू। विद दिस विल गो फॉर अ ब्रेक।
कंवर दिलशाद साहब, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, इस वक्त हमें ज्वाइन करें। कंवर साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। कंवर साहब, सबसे पहले तो कौमी असेंबली में जो अपोजिशन लीडर की नामजदगी का मामला है, इमरान खान साहब ने नाम महमूद अचकजई साहब का दिया। गुज़िश्ता रोज 74 आज़ाद अरकान के दस्तखत शुदा वो जो दरख्वास्त थी वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चीफ विप हैं आमिर डोगर साहब, उन्होंने जमा करा दी। एक तो सबसे पहले नाज़रीन को ये भी बताइएगा कंवर साहब कि ये अपोजिशन लीडर की नशिस्त कब तक खाली रह सकती है, रखी जा सकती है, और दूसरा फिर ये बताइए कि 74 अरकान जिनके ऊपर एक आज़ाद अब ये हैं, ज़ाहिर है इलेक्शन कमीशन का वो नोटिफिकेशन भी आ चुका है, कहा यह जा रहा है कि ये सारे चूंकि आज़ाद है तो लिहाजा कानूनी मसला बनेगा, कोई पेचीदगियां क्रिएट होंगी। आपको कोई कानूनी मसला नजर आता है? नहीं, ज़ाहिर है कि महमूद खान अचकजई का नाम बतौर लीडर ऑफ द अपोजिशन जो पार्टी के बानी हैं उन्होंने रिकमेंड कर दिया है, और उनके बाकायदा कानूनी कार्रवाई करते हुए जो आज़ाद उम्मीद का कैंडिडेट है, तो नहीं कह सकते जो आज़ाद मेंबर हैं कौमी असम्बली के 74 से ज़्यादा ही हैं, तकरीबन 90 के लगभग हैं, लेकिन वो अगर सब ने मुश्तरका तौर पर महमूद खान अचकजई को अपना लीडर ऑफ द अपोजिशन तस्लीम कर दिया, क्योंकि वो महमूद खान अचकजई एक कौमी असम्बली के मेंबर भी तो है ना अपनी पार्टी की तरफ से, बिल्कुल, तो वो तो बाकायदा जो है अब ये सारा जो बॉल है वो चली गई है सरदार अय्याज सादिक साहब के पास। उस तमाम इख्तियारात जो हैं वो स्पीकर कौमी असम्बली के पास होते हैं। ये तो आपके सामने जो मंजर पेश हो रहा है ना, ये हमें तारीख रिपीट करती है ताकि आपके जो सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं, उनको पता चल जाए। इसी तरह की एक हमारे यहाँ पर अलाई बख्श साहब थे स्पीकर कौमी असम्बली के, और जब ये 93 में जिस वक्त ये सारा जो मामला हुआ था तो बेनजीर भुट्टो साहिबा को भी लीडर ऑफ द अपोजिशन बनाने के लिए तकरीबन 6 माह लगा दिए थे। उस वक्त की गवर्नमेंट थी, नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे, और उस टाइम पे इतना इस्टेब्लिशमेंट का भी इतना अमल दखल नहीं था, लेकिन मामला उसके बावजूद भी नवाज शरीफ साहब ने बेनजीर भुट्टो साहिबा को कौमी असम्बली में लीडर ऑफ द अपोजिशन बनाने के रास्ते में रुकावटें डाली। उनके पास 45 मेंबर थे, लेकिन अलाई बख्श साहब ने भी बड़े संजीदा, बड़े जहांदीदा, वो पाकिस्तान के स्पीकर भी थे, सियासतदान भी थे, पार्लियामेंटेरियन थे, इसके बावजूद भी उन्होंने 6 महीने से 8 माह लगा दिए। लेकिन ये स्वाबदी, चूंकि आपने भी कहा कि अब ये बॉल इज इन स्पीकर साहब कोर्ट, तो वो चाहे तो वो फौरन एक्सेप्ट भी कर लें और वो चाहे तो इसमें मजीद ऑब्स्टिकल्स भी हो जाएं। नहीं जी, देखिए स्पीकर साहब भी बड़े पार्लियामेंटेरियन हैं, बड़े जहांदीदा शख्स हैं, बड़े सब्र तहम्मुल से काम करते हैं, तो वो भी उनको भी चाहिए देख लें कि महमूद का अचकजई के मुकाबले में उनका अपना वोट जो है महमूद का अचकजई को देना चाहिए। उन्होंने कहा जी ठीक है, ये पाकिस्तान के सबसे ज्यादा सीनियर तरीन पार्लियामेंटेरियन है, तो उनके रास्ते में कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। वो बाकायदा उनको पार्लियामेंटेरियन के तौर पर उनको लीडर ऑफ द अपोजिशन बनने से हालात ठीक हो जाएंगे, ताल्लुकात ठीक हो जाएंगे, हुकूमत इस्टेब्लिश सबके साथ एक ब्रिज में ले आएंगे। वो उनकी बड़ी अहम शख्सियत है। जब मैं बलूचिस्तान में था इलेक्शन कमिश्नर, बाद में मैं सेक्रेटरी बना, तो मेरे साथ उनका बड़ा अच्छा था, मुलाकातें भी होती रहती थी। मैंने एक दफा ख्वाहिश का इज़हार किया था उनको, जो आज तक उसको भूले नहीं है महमूद अचकजई। मैंने कहा सर, आप इतने बड़े पाकिस्तान के पार्लियामेंटेरियन हैं तो आपको तो सदर पाकिस्तान होना चाहिए। और वो बड़ा अच्छा किया कि पीटीआई के बानी ने उनको आसिफ अली जरदारी के मुकाबले में खड़ा कर दिया। पर खैर इलेक्शन तो हार गए, उनके पास उतने वोट नहीं थे, लेकिन इज्जत दी पीटीआई ने उनको, और वो सदर का इंतखाब जो था। और कंवर साहब, ये हुकूमती हल्के भी वो बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं महमूद अचकजई साहब को, उनका जिक्र भी करते हैं, तो वो उनके बड़ा एहतराम करते हैं। महमूद अचकजई साहब खुद भी सबको अपना दोस्त कह के मुखातिब करते हैं, चाहे वो ट्रेजरी बेंचेस पे ही क्यों ना मौजूद हो। पर कंवर साहब, मैं एक और भी जो दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा का मामला है उस पर भी मैं चाहूंगी कि आप जरा रोशनी डालें। वहां पे जो नए चीफ मिनिस्टर हैं उनकी अपॉइंटमेंट के बाद उन्होंने चार्ज संभाल लिया है, लेकिन कैबिनेट अभी तक तश्कील नहीं दी जा सकी, अभी तक उसका ऐलान नहीं हुआ है। काफी रोज गुजर चुके हैं, साबका जो सीएम साहब थे उनके गए हुए भी 2 हफ्ते से जायद हो गए हैं। आर्टिकल 130 का हवाला दिया जाता है, इस पर रोशनी डालिएगा। कब तक ये भी कैबिनेट के बगैर, उसकी तश्कील के बगैर, गवर्नेंस तो अकेले तो सीएम साहब नहीं कर सकते। तो आपका क्या चाहते हैं कि किसने चार्ज ले लिया आपने, ये दोबारा बताइए। सुहेल आफरीदी साहब जो वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा हैं, नौ मुंतखब वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा। हाँ, ये आपने जो बात कही है, देखा जी, वो एक यंग आदमी है, यंग है, आपको तजर्बा तो रहा उनका। ये कहना कि वो एक नाबालिग है, ये दुरुस्त नहीं कहना। वो एक सूबाई असम्बली के मेंबर भी रहे हैं, और वो वजीर तालीम भी रहे हैं। उनको कई चंद वजारतें भी उनको मिलती रही, महकमे बदलते रहे, उनको तजर्बा तो है।
और दूसरा सबसे बड़ी बात यह कि फाटा के इंतहाई सेंसिटिव जिले का खैबर से उनको ताल्लुक है, तो ये इस लिहाज से उनके साथ बाकायदा अफाम तफहीम के साथ चलना चाहिए। लेकिन हम आपकी वसातत से ये कहना चाहेंगे कि जनाब सुहेल अफरीदी साहब को भी चाहिए कि आप ग्राउंड रियलिटी के मुताबिक चलें। आप वो एक पॉलिटिशियन भी तो हैं, लेकिन साथ साथ वो वजीर आला भी हैं, तो वो अपने इंतहाई अफाम तफहीम के साथ चलें और वो इसके मुताबिक जो है वो अपने सूबे को लेकर चले, गुड गवर्नेंस करें। यानी सूबा खैबर पख्तूनख्वा में तो करप्शन में डूबा हुआ था। अब आप देखें कि मैं तो सारा पाकिस्तान को जानता हूँ, एक छोटा सा जिला कोस्तान पहाड़ी इलाके में अंदर बना हुआ है, ये भुट्टो साहब ने बनाया था जिला कोस्तान, तो ये जनाब उसमें भी 40 अरब की करप्शन हो गई अली अमीर गंडापुर के जमाने में। तो ये चीजें देखते हुए उनको ये चाहिए कि करप्शन खत्म करें, गुड गवर्नेंस के मामले में लेके आए और ये तब सियासी बयानात को एक तरफ रखें। ठीक है, वो पार्टी के वफादार हैं, जब पार्टी के बानी ने उनको नामजद कर दिया, वो चीफ मिनिस्टर बन गए, तो अब ज्यादा से ज्यादा उनके खुश करने के लिए कुछ तेज स्टेटमेंट जारी ना करें और अपने सूबे के लिए काम करें, उसमें बड़ा बेहतरीन चलेंगे और ये बेहतरीन ताल्लुकात भी ठीक कर देंगे। इस लिहाज से कि ये नौजवान आदमी हैं और वो तो हमारी इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी उनको चाहिए कि मुलाकात करें, देखें, ताकि सूबे को लेके आगे चलें। तकरीबन जो साल, 1.5 साल, 2 साल रहते हैं उसमें अपने इंतखाबात में अमल में ले। लेकिन हम वफाकी हुकूमत से भी कहेंगे उनके वज़रा को कि वो अपनी जबान दराजी ना करें। जबान दराजी सबको करनी आती है, तो आप वो उसको चलने दें। एक सूबे का वज़ीर आला है, उसका कहना कि वो नाबालिग है, वो बच्चा है, इस तरह की बातें ना करें। और फिर बाकायदा गुज़िश्ता रोज तो प्राइम मिनिस्टर साहब के एडवाइजर राना सनाउल्लाह साहब ने ये तक कह दिया कि जो जत्थे आते थे, हमला आवर होते थे, वो असलहा और वो सारे ग्रुपों की जो सरबराही थी वो वज़ीर आला सोहेल अफरीदी साहब कर रहे थे। नहीं, राना सनाउल्लाह साहब तो कभी अच्छे स्टेटमेंट भी दे देते हैं, बड़े जज्बाती भी दे देते हैं, कभी अफाम और तफहीम की भी स्टेटमेंट दे देते हैं। ख्वाजा आसिफ की भी आदत है, कभी गर्म कभी सर्द, इनके इस पे कोई बात नहीं, चलता रहता है सियासत में, एक दूसरे को, अपने चेयरमैन को, अपने बास को खुश करने के लिए इस तरह की राइट। और उसका खुश करने के लिए तो बहुत कुछ कहा जा रहा है, लेकिन अल्टीमेट नुकसान जो है वो आवाम उठा रही है। कंवर साहब, आखिर में ये बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से ये जो कानून में भी तरमीम की जा रही है, गैर जमाती तौर पे अब ये इलेक्शंस आज़ाद हैसियत में जो है वो कॉन्टेस्ट किया जाएगा, ये क्या बता रहा है? ये आपको लगता है कि बड़ा कोई ऐसा एक डूबियस सा जरा एक आपको सेंस ड्रॉ आप करते हैं? ये जो सवाल आपने जो आखिर में किया है ना, इसमें सबसे पहली बात यह है कि पंजाब का बल्दियाती एक्ट 225 तो मंजूर हो गया है, कल गवर्नर साहब ने भी दस्तखत कर दिए हैं जी। वो तो एक एक्ट बन गया है, वो तो कानून बन गया है। अब उसके तहत उन्होंने इसमें थोड़ा सा हम देखें, इसके गहराई में जाकर देखें, तो ये आइन का आर्टिकल 141A से इनराफ है, मुतसादम है, उससे मुताबिकत नहीं रखता। इसमें तो सबसे बड़ी, जब गौर खोज करें तो इसमें हर हुकूमतें करती रहती हैं, कोई गवर्नमेंट भी हो, तो इसमें बदनीति का आंसर भी शामिल है। लिहाजा आपने एक गैर जमाती तौर पर आपने इलेक्शन करवाने, ठीक है करवाएं। 79 में ज़िया-उल-हक साहब ने गैर जमाती इंतखाबात करवाए थे, बल्दियाती इंतखाबात की, उन्होंने ईंट रखी थी पहली दफाई। लेकिन इसके बाद जितने भी मुशर्रफ साहब के जमाने में भी तो होता रहा, वो भी गैर जमाती इंतखाबात थे। लेकिन ये नहीं कहा गया था कि हमें मजबूर नहीं किया गया था कि आप 30 दिन के अंदर अंदर अपनी पार्टी में शमूलियत की रजामंदी दे। यहाँ बदनीति आती है। आप क्यों कहते हैं आप गैर जमाती रहने दें? बल्दियाती इदारे तो गैर जमाती होते हैं, गैर जमाती में ज्यादा काम कर सकेंगे, ज्यादा पब्लिक की, आवाम की खिदमत करेंगे, उनका किसी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं होगा बज़ाहिर। तो उसको ये कहना कि आप 30 दिन के अंदर अंदर आप अपनी पार्टी ज्वाइन करें, और आपको पता है कि फिर किस तरह से ज्वाइन करवाई जाती भी है, ये दुरुस्त नहीं है। ये फैसला इसलिए कि आप क्यों उनको मजबूर कर रहे हैं। ये ठीक है, कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के जो आजाद उम्मीदवार कामयाब होकर पार्लियामेंट में पहुंचे, तो उनमें आर्टिकल 51 ये कहता है कि आपने 3 दिन के अंदर अंदर आप अपनी किसी भी पार्टी में ज्वाइन कर लें। वो 3 दिन दिए जाते हैं। वो ठीक है, वो इसलिए होता है कि माइनॉरिटी सीटें, ख्वातीन की नशिस्तों का कोटा सिस्टम करना पड़ता है, तो उस लिहाज से उनको मजबूर किया गया था। 3 दिन के अंदर अंदर बता दें, अगर कोई शामिल ना होना चाहे तो ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यह इस लिहाज से अब ये मामला कहना, अब तो सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान ने भी PTI के तमाम मेंबरान को आज़ाद करार दे दिया, ठीक है, ज़ाहिर आइन और कानून के मुताबिक पार्लियामेंट ने अपना एक्ट पास कर लिया था। अब यहाँ भी इसी तरह से ये मामला देखते हुए ये नजर आ रहा है कि ये दुरुस्त फैसला नहीं है। दूसरी बात यह है कि जो ये बने हैं
जो बनाएंगे कौंसलर बनेंगे पार्टी के जो बल्दियाती इंतखाबात, उनको तो डिप्टी कमिश्नर के ऑर्डर कर दिया। वो कमिश्नर साहब तलब करेंगे, डिप्टी कमिश्नर साहब जो फाइनेंशियल के तमाम इख्तियारात वो डिप्टी कमिश्नर के पास होंगे। जबकि आपने परवेज मुशर्रफ साहब के दौर में जो बल्दियाती सिस्टम आया था उसमें तमाम इख्तियारात नाज़िम के पास थे, 36 महकमे नाज़िम के अंडर थे, जिसमें कि एसएसपी डीआईजी सब उनके अंडर थे और यहाँ नाज़िम के अंडर थे। और यहाँ डीसी तो वो यहाँ तो वो सिस्टम है ही नहीं। तो ये सिलसिला देखते हुए इसके बाद नीति पर ना रखे, साफ सुथरा सिस्टम लेके आए। इदारों पर कौम की निगाहें होती हैं। जो बाकी जो दफ्तर के बाकी जो डिपार्टमेंट्स हैं वो अपने गवर्नमेंट के मुताबिक चलते रहें, लेकिन जो आईनी इदारे होते हैं ये आवाम की नजरों में होते हैं और आवाम के फोकस होते हैं, इनके ऊपर जो है बड़ी फरागदरी से पॉलिसी। लेकिन बजाय तो कंवर साहब ऐसा लगता है कि आप पब्लिक स्क्रूटनी से कोई डर खौफ भी नहीं रहा। थैंक यू सो मच कंवर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और इसी के साथ ही कल तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।